हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश कन्वर्जन साइकिल के बारे में। तो कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी आएगी और साथ में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश कन्वर्जन साइकिल से क्या क्या पता लगता है, मैनेजमेंट की कौन सी क्वालिटी का हमें पता लगता है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो वीडियो शॉर्ट ही रहेगा, लेकिन एंड तक ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाए। देखिए, कोई भी बिजनेस को हम एक ब्लैक बॉक्स की तरह मान लेते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ मनी एंटर करना पड़ेगा और उसी मनी से ये बिजनेस में हमें पैसा बनेगा और वहाँ से हमारा जितना भी इन्वेस्टेड मनी है प्लस प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये सिंपल बिजनेस मॉडल होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बिजनेस सेटअप है इसके अंदर एसेट्स आ जाती है। तो कितनी आपके पास एसेट्स है वो यहाँ पे आ जाती है। उसके अलावा कुछ मनी की हमें रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे मैं जो है मनी इन करने की बात कर रहा हूँ वो है वर्किंग कैपिटल। तो जितना वर्किंग कैपिटल हम डालेंगे उसी हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा और वहाँ से प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स को थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें सप्लायर से माल परचेस करना पड़ेगा और वो जो माल है वो रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल से फैक्ट्री में वो मैन्युफैक्चरिंग होकर फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है। तो मान लीजिए कि आपने सप्लायर से माल लिया, वो आपने कैश में लिया और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 0 डेज में आपने पैसे उसको पे कर दिए। और ये जो रॉ मटेरियल आया वो कुछ दिन तक पड़ा रहा, फॉर एग्जाम्पल 15 डेज तक। मैन्युफैक्चरिंग में 10 दिन का टाइम लग गया और इन्वेंट्री जो है 15 डेज तक पड़ी रही। उसके बाद कस्टमर को यहाँ पे सप्लाई हुआ। ठीक है, और कस्टमर ने भी यहाँ पे उधार पे लिया और उन्होंने 15 दिन बाद पेमेंट किया। तो यहाँ पे टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लग गया? तो यहाँ पे लगभग 55 डेज का टाइम लग गया। ठीक है, तो ये 55 डेज क्या हो गया कि यहाँ पे हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो पैसे यहाँ पे पूरा साइकिल में घूम के वापस आने में कितना टाइम लगा? 55 डेज। तो इसी 55 डेज को बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। ठीक है, अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब सप्लायर से माल लेते तो हो सकता है कि हमने उधार पे लिया हो। तो यहाँ पे जितने दिन का उधार है वो हमारा हो गया ट्रेड पेएबल। ठीक है, आपको सप्लायर को पे करना है तो यहाँ पे मैं सिंपल पे लिखता हूँ। तो ये ट्रेड पेएबल डेज लिख देता हूँ। तो कितने दिन तक आपका उधार रहता है। फिर है यहाँ पे आपके पास रॉ मटेरियल, फैक्ट्री और इन्वेंट्री। तो ये तीनों को मिला के टोटल इन्वेंट्री जो है वो भले ही रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हो या फिर फिनिक्स प्रोडक्ट हो या फिर प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन रही हो, तो यहाँ पे टोटल कितना टाइम लगता है वो हमारा हो गया इन्वेंट्री डेज। ठीक है, अब इन्वेंट्री डेज के बाद आता है कि हमने जिस भी कस्टमर को सप्लाई किया है वो कस्टमर हमें पेमेंट देगा, तो वो पेमेंट आने में भी कुछ टाइम लग जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो कैश कन्वर्जन साइकिल हमारा किस तरह से हो जाएगा? मान लीजिए कि सप्लायर ने 15 दिन का हमें उधार दिया है, सामने कस्टमर को हमने 30 दिन का उधार दिया है और इन्वेंट्री जो है वो मान लेते हैं कि 50 डेज तक इसको टाइम लगता है टोटल इन्वेंट्री बनने में। तो यहाँ पे हमें 15 दिन तक कोई पेमेंट चुकाना नहीं है। तो यहाँ पे हमारे 50 डेज ए गए प्लस 30 डेज ए गए और हमें 15 दिन के बाद पेमेंट चुकाना है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल हो जाएगा 50 प्लस 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 65। अभी ये सारी चीज़ मैं क्यों समझा रहा हूँ? तो यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि जितनी इन्वेंट्री डेज आपके कम होंगे उतना ही आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता जाएगा और जितना भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा उतना ही आप अच्छी तरह से कंपनी को ऑपरेट करते रहेंगे। वहाँ पे आप कम से कम बोरोइंग लेके अच्छी तरह से कैश का यूटिलाइजेशन कर सकते। हमें वर्किंग कैपिटल साइकिल से मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का पता चलता है, तो वो हम आगे एग्जाम्पल से भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कंपेरिजन किसके साथ करना है? तो कंपैरिजन हमें सेम कंपनी का ही करना है कि इसका ईयर बाय ईयर कैश कन्वर्जन साइकिल किस तरह से चेंजेस हो रहा है। तो मान लीजिए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ड्रास्टिक चेंज आता है तो इसका मतलब ये है वहां पे मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ है, मतलब कि वो सही तरह से रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो संभाल नहीं पा रहे। तो उस चीज का हमें डिटेल में फिर वहां से स्टडी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि सप्लायर को हम 30 दिन बाद पैसे दे रहे हैं और जो कस्टमर है वो हमें एडवांस में पैसे दे रहे हैं, मतलब कि वो 30 दिन पहले ही हमें ऑर्डर दे के रखते हैं और एडवांस में पेमेंट भी दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग में 30 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 30 डेज का हमारा जितना टाइम लगा उसके सामने यहाँ पे हमें उधार मिल गया, तो ये दोनों तो जीरो हो गया और सामने कस्टमर ने हमें एडवांस दिया है, तो यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल हमारा -30 डेज हो जाएगा। तो इस केस में कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगा। तो यहाँ पे पैसे किसके यूटिलाइज हुए? यहाँ पे पैसे यूटिलाइज हुए कस्टमर्स के। ठीक है, अब इससे अलग सिनेरियो भी हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे सप्लायर जो है वो 30 डेज तक हमें बाकी में माल देता है, यहाँ पे हम कस्टमर को कैश में ही माल बेचते हैं और यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री में टाइम लगता है ओनली 20 डेज का। मतलब जैसे हमें रॉ मटेरियल मिला 20 डेज में वो फिनिश प्रोडक्ट बन के कस्टमर को हम सेल कर देते हैं और वहाँ से हमें कैश मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि T डेज को हमें रॉ मटेरियल मिला था, तो हमारे पास यहाँ पे पेमेंट चुकाने के लिए टाइम है T+30 का।
लेकिन हमारे पास जो केस आ गया वो T+20 में आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे 10 दिन और बच गए। मतलब कि यहाँ पे केस कन्वर्जन साइकिल है -10। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसके पैसे यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे पैसे यूज कर रहे हैं सप्लायर के। तो ऐसी कंडीशन तभी हो सकती है कि जब आपकी कंपनी बहुत ही बड़ी ब्रांड हो, तभी कस्टमर आपसे केस में माल लेगा या फिर एडवांस में आपको पैसे चुकाएगा। अभी यहाँ पे फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी भी है। मान लीजिए कि जो ट्रेड रिसीवेबल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी माल बेची जा रही है लेकिन कस्टमर से पेमेंट नहीं आ रहा है, मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में भी कंपनी के अंदर गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने कस्टमर को माल दे रहे, बाकी में हो सकता है वो कि अपने आदमी हो और वहां पे उस केस का यूटिलाइजेशन वो दूसरी जगह कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको एक्चुअल में 30 डेज की क्रेडिट की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे ये लोग क्रेडिट ले रहे हैं 180 डेज की, तो बाकी का जो 150 डेज तक इनके पास पैसे पड़े रहे, उसी पैसे का यूटिलाइजेशन है वो और चीज करने में करते हैं। अब हो सकता है कि वहां पे उस चीज में अगर रिस्क आए और ये जो कस्टमर है वो डिफॉल्ट कर जाए, तो यहाँ पे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे चीज का ध्यान रखिए कि ट्रेड रिसीवेबल अगर कांस्टेंट चल रहा था 10-15 दिन ऊपर नीचे और अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, मतलब कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर भी हम कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। और सामने कुछ कंडीशन में ऐसा भी है कि सप्लायर हमें बहुत ही ज्यादा उधार देता है और हम यहाँ पे उधार लेते ही जाते हैं, और कंपनी जो है उसके ऊपर ऑलरेडी बोरोइंग का बर्डन है, मतलब कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा लोन है और साथ में यहाँ पे सप्लायर से भी उधार ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी इसके ऊपर एक लोन की तरह हो गया। और हो सकता है कि कुछ सप्लायर ऐसे है कि जो 30 डेज के बाद पेमेंट कंडीशन ऐसा होता है कि जितने आपके महीने हो गए उसके ऊपर 2% ये लोग इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, जो कि हमें बैलेंस शीट में बोरोइंग वाले कॉलम में नहीं दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा ट्रेड पेएबल में। तो हम जब बोरोइंग में देखते हैं तो हमें लोन कम दिखता है, लेकिन हो सकता है कि सप्लायर को बहुत सारे पैसे देने बाकी हो, तो उस केस में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो जितनी भी सारी चीज समझाई वो हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल है। अभी सबसे पहले हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे रेशियोज में आपको डेटर डेज, डेज पेएबल एंड इन्वेंट्री डेज, ये तीनों मिल जाएगा। डेटर डेज का मतलब है कि कस्टमर का कितना बाकी है, तो यहाँ पे आप देखिए कि कांस्टेंट 13-14 इतने डेज ही कस्टमर का बाकी रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, 14 डेज 19 डेज, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन्वेंट्री डेज देखे तो यहाँ पे 94, 83 इस तरह से थोड़ा सही चल रहा है, और आप 2012 के बाद देखिए कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है और इस तरह से कंपनी को मैनेज किया है कि यहाँ पे जो इन्वेंट्री में उसका पैसा ब्लॉक होता था वो थोड़ा सा कम हो गया, और जो पहले 94 डेज का इन्वेंट्री डेज था वो कम होकर अभी 55 डेज हो गया। मतलब कि यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। उसके बाद है डेज पेएबल। तो पेएबल में ये लोग 170 डेज के बाद अपने सप्लायर को पेमेंट करते थे, तो यहाँ पे सप्लायर को भी ये लोग जल्दी से पेमेंट करने लगे। अगर हम कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो कैश कन्वर्जन साइकिल में ये दोनों का समेशन करना है माइनस डेज पेएबल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल थ्रू आउट माइनस में आ रही है। अभी माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो अपने सप्लायर के पैसों पे धंधा कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास जो भी एसेट है वो तो है ही, सामने जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट वो लोग फुलफिल कर रहे हैं अपने सप्लायर से। तो इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी ग्रो भी की है। हम एक दूसरी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, वेदांता। तो वेदांता में देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.69, मतलब कि जितना अपना मनी है उससे 1.69 टाइम इसके पास डेट है। तो बैलेंस शीट में आप देखिए कि इसका जो बोरोइंग है वो 66,000 करोड़ का है और उसके सामने खुद के पैसे ओनली 40,000 करोड़ के आसपास ही है। अगर हम रेशियोज में देखें तो यहाँ पे डेटर डेज 10 है, इन्वेंट्री डेज 124 है और जो ट्रेड पेएबल है वो 205 है, और यहाँ पर भी इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो माइनस में निकल के आता है। अभी यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर ऑलरेडी लोन का बर्डन है, प्लस इनको ट्रेड पेएबल भी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 200 दिन के बाद ये लोग पेमेंट दे रहे हैं, मतलब दूसरे लोगों का पैसा ये यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हम देखें तो इसके ऊपर 66,600 का बोरोइंग तो है ही, प्लस यहाँ पे अदर लायबिलिटी में हम एक्सपांड करके देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड पेएबल में 24,700 करोड़ का ट्रेड पेएबल है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी के ऊपर एक्चुअली 66,000 करोड़ का लोन नहीं है, इसके ऊपर हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा, वो लगभग 90,000 करोड़ से ओवर बर्डन है। तो यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज का पता हमें कैश कन्वर्जन साइकिल से ही लगता है। और यहाँ पे क्लियरली वेदांता जैसी कंपनी में मैं अभी करंट लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर डेट का बर्डन भी बहुत ज्यादा है और सामने हम देखें तो प्लेजिंग परसेंटेज भी 100% है, मतलब कहीं ना कहीं इसके जो प्रमोटर है वो फंसे हुए हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिसका हम फ्रॉड का भी आइडिया लगा सकते हैं ये तीनों चीज से। तो हम एक बार देख लेते हैं वीडियोकॉन। तो यहाँ पे वीडियोकॉन इंडस्ट्री की बात करें, इसमें हम एक बार रेशियो देख लेते।
तो आप देखिए कि डेटर डेज 70, 70, 83 इस तरह से सही चल रहा था। इन्वेंट्री डेज भी 182 इस तरह से सही चल रहा था और कैश पेएबल भी थोड़ा सा रेंज में ही था। लेकिन आप देखिए कि 2018-19 में इसमें अचानक से पूरा चेंजेस आ गया। आप देखिए डेटर डेज यहाँ पे इंक्रीज हो गए, फिर इन्वेंट्री डेज भी इंक्रीज हो गए, फिर ट्रेड पेएबल भी इंक्रीज हो गए। मतलब कि उधारी भी बहुत ज्यादा होगी और जिसको पैसा देना था वो भी बहुत ज्यादा इनके ऊपर बर्डन आ गया और इन्वेंट्री डेज भी बढ़ गए। मतलब कि कंपनी के ऑपरेशन भी सही से नहीं चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप देखिए कि ये तो डायरेक्टली बढ़ के 401 हो गए और यहाँ पे डेज पेएबल हो गए 308। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी का हालत पूरा बिगड़ गया। यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल आप देखेंगे तो पूरा नेगेटिव में चला गया। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अपने सप्लायर को इन्होंने अभी तक पैसा दिया ही नहीं है। यहाँ पे आप देखिए 7600 डेज तक इसके पैसे बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि 10-15 साल से पैसे बाकी, मतलब वो वन टाइप ऑफ डिफॉल्ट ही है। और इसका इम्पैक्ट अगर हम रिजल्ट में भी देखें तो रिजल्ट में भी वो क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पे इसके नेगेटिव रिजल्ट आने चालू हो गई। यहाँ पे आप देखिए कंपनी पूरी लॉस में आ गई। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड जरूर हुआ तभी ये चीज हो सकती है और यहाँ पे कंपनी भी लॉस में आ गई है। तो जब भी ये तीनों रेशियो में कुछ गड़बड़ आपको नजर आए तो आपको थोड़ा सा डीप डाउन वहाँ पे करना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए ताकि आपको आइडिया लगे कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए कंपनी में वो आपके पैसे सेफ रहे। तो आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपका कोई क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।